हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। मैं आज आप लोगों के लिए इंटर फिजिक्स पार्ट 1 का लेसन 1 उसके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कराऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैंने आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। देखिए भाई साहब, देखिए बच्चों, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और कूलाम्स का नियम मैंने शॉर्ट वीडियो में एक प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कराऊंगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। यानी कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो मोम के अंदर रखा हुआ है, जिसके जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश, B सिरे पर माइनस Q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, अगर ये लाइन की सीध पर होता पॉइंट तो कहते अक्षीय। अब ये यानी कि ये लाइन की सीध में नहीं है तो इसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज AOP तथा समकोण त्रिभुज BOP में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यानी कि AP का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से यानी कि त्रिभुज BOP में देखो क्या करेंगे, यानी कि BP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से BP की वैल्यू क्या आती है हमारी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से बिंदु प्लस Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु A से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होता है हमारा E बराबर, ये फार्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर फार्मूले में होता है R स्क्वायर। फार्मूले ये होता है R स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, देखो आगे क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। इसी प्रकार से EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट आएगा तो नए लाइन से यही आएगा सेम, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करोगे तो यही आएगा 100 रुपये। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इसमें क्या होता है, इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, यानी कि EA का ऊर्ध्वाधर घटक होता है EA साइन थीटा, और EB का ऊर्ध्वाधर यानी EB का ऊर्ध्वाधर घटक होता है EB साइन थीटा। तो वो तो आपस में कट जाते हैं, मगर ये दोनों क्षैतिज घटक होते हैं। EA का क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB का क्षैतिज घटक EB cos थीटा, ये आपस में क्या होते हैं, दिशा में एक होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर सीधे हम यही लिख देंगे डायरेक्ट, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके जो क्षैतिज घटक हैं दोनों के आपस में ऐड कर दिए जाएंगे, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे और EB की वैल्यू समीकरण 2 से पुट करेंगे, तो यही हमारी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से समीकरण 2 से हमारी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब दोनों इक्वेशन हमारी सेम है, तो यहाँ पर हमारा जोड़ के हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये Q आ जाएगा cos थीटा
1/4πε0 के √r² प्लस l²। इसके बाद क्या होगा, E बराबर क्या आएगा 2q, जो सेम सेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद cos थीटा होता है आधार बटा करण, कहीं से भी उठा लो, cos थीटा बराबर आधार बटा करण। तो यहाँ पर L बराबर √r² प्लस l² होता है। इसके बाद हमारा क्या होगा 1/4πε0 के लिखेंगे, 2ql यहाँ आ जाएगा। इसके बाद इसकी पावर 1 होती है और ये रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ, आधी हाफ पावर होती है, तो हाफ पावर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 1 + 1/2, इसकी पावर हाफ आती है, आधी, तो वो भी दोनों ऐड हो जाती हैं। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो यहाँ पर ये 3/2 एक ही बार में लिख जाता है, 3/2, ये दोनों एक ही बार में जुड़ जाएंगे यहाँ पर 1 + 1/2 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। ऊपर P बराबर 2ql होता है, P बराबर 2ql। तो यहाँ पर हम 2ql की जगह P पुट कर देते हैं। 1/4πε0 के ऐसे लिखा जाता है। यदि r का मान बहुत बहुत बड़ा है, यदि इस r का मान बहुत बहुत बड़ा है l² से, r² का मान बहुत बड़ा है l² से, तो l² को नेगेट कर देते हैं, l² को हटाते हैं, तो हमारा आएगा यहाँ पर आएगा E बराबर 1/4πε0 के P/r² 3/2। 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ r³ रह जाएगा। और यदि जो वैद्युत द्विध्रुव ये मोम के अंदर रखा हुआ था, ये अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को वायु अथवा निर्वात में रखते हैं तो k बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4πε0 P/2 से 2 कट गया तो r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया भाई। बेटा अब देखो, इसी के साथ इस वीडियो के लिए थैंक यू।